नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा तक का इतिहास पढ़ा और महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ी। महाराणा कुंभा की हत्या महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने कर दी और वो शासक बना। महाराणा उदा या महाराणा उदय सिंह शासक बना। इसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। इसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या कर और सत्ता प्राप्त की थी। मेवाड़ के सामंतों ने और मेवाड़ की जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। नतीजा कुछ समय बाद ही यानी कि 5 साल बाद 1473 ईस्वी में 1468 में वो शासक बना और 1473 ईस्वी में कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल ने उसको गद्दी से हटा दिया, उदा को सामंतों के सहयोग से, और सत्ता प्राप्त कर दादिमपुर के युद्ध में उसे पराजित किया। दादिमपुर का युद्ध हुआ। दादिमपुर 1473 ईस्वी में दादिमपुर के युद्ध में उदा को पराजित कर महाराणा रायमल शासक बन गया। उदा मालवा की तरफ भाग गया। रास्ते में आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हुई। उदय सिंह के बाद में महाराणा रायमल शासक बना। 1473 से लेके 1509 ईस्वी तक रायमल शासक रहा। रायमल कुंभा का दूसरा पुत्र था। ये वही रायमल है जिसके साथ में महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करवाया था। आवण बावण की संधि मैंने बताई थी। उस संधि के तहत दोनों राजघरानों में वैवाहिक संबंध पुनः स्थापित हुए थे हंसाबाई के बाद। पहला वैवाहिक संबंध हंसाबाई के साथ था और ये दूसरा वैवाहिक संबंध जो स्थापित हुआ यह है महाराणा कुंभा और जोधा के संतानों के बीच में था। जोधा ने अपनी पुत्री जो श्रृंगार देवी थी उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में किया। तो जो कुंभा का पुत्र रायमल था उसकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़ के पास गोसुंडी गांव है। गोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण किसने बनवाया? श्रृंगार देवी। यह रायमल की पत्नी है जो कि मारवाड़ की राजकुमारी थी। तो इस तरह से गोसुंडी में शिलालेख मिले हैं। उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा रायमल के समय में मेवाड़ की स्थिति कुंभा के शासन की तुलना में कुछ कमजोर हो गई। नतीजा पड़ोसी राज्यों ने मेवाड़ के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। रायमल के बाद शासक बना महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह जिसे इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। सांगा का काल 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक का। 1509 से 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक रहा था। महाराणा सांगा और रायमल के अन्य पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, यूं कहना चाहिए। एक बार महाराणा सांगा के तीनों पुत्रों को लेकर के
एक ज्योतिष और पुजारी के पास में पहुंचे थे और वहां ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि महाराणा रायमल का पुत्र संग्राम सिंह शासक बनेगा। तो इससे उसके दो अन्य भाई पृथ्वीराज सिंह और जयमल ये उससे ईर्ष्याग्रस्त हो गए। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि महाराणा संग्राम सिंह के दो अन्य भाई, महाराणा संग्राम सिंह के भाई, एक तो पृथ्वीराज सिंह और दूसरा जयमल, ये दो महाराणा रायमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज सिंह और जयमल जब महाराणा सांगा की सत्ता में आने की भविष्यवाणी सुनते हैं तो वो ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं और पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा सांगा पर प्रहार किया, जिससे महाराणा सांगा की एक आंख फूट गई। महाराणा संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई और महाराणा संग्राम सिंह वहां से निकल आया और उसने आकर के अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ शरण ली। करमचंद पंवार अजमेर में करमचंद पंवार के पास में शरण ली और शासक बनने तक महाराणा सांगा यहीं रहा। तब वो महाराणा नहीं था, महाराणा उसके पिता रायमल थे। रायमल की मृत्यु के बाद, जयमल और पृथ्वीराज सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा गद्दी पर बैठा। तब तक वो करमचंद पंवार के यहाँ पर शरण लिए हुए था अजमेर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों मैंने बता दिया ये दोनों भाई ईर्ष्याग्रस्त हो गए? क्योंकि ज्योतिष भविष्यवाणी ये थी कि रायमल के बाद में शासक सांगा बनेगा। इस बात से ये नाराज हो गए और उन्होंने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उल्टा उनकी ही दोनों की अकाल मृत्यु हो गई थी, असमय मृत्यु हो गई थी। और वो मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता कि उनकी मृत्यु के कारण क्या थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह वही पृथ्वीराज सिंह है जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पहली बात, उड़ना राजकुमार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? तो उड़ना राजकुमार महाराणा रायमल के पुत्र और महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज सिंह को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। हालांकि ये शासक नहीं रहा था, महाराणा सांगा बन गया था। इसकी हत्या हो गई थी उड़ना राजकुमार की, पृथ्वीराज सिंह की हत्या हो गई, इनके अपने ही ससुराल वालों के आपसी वैर था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसी पृथ्वीराज सिंह की पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ दुर्ग है। इसी पृथ्वीराज सिंह की पत्नी तारा के नाम पर अजमेर का तारागढ़ दुर्ग का नामकरण किया गया है, जिसे हम गढ़बीटली या राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ अजमेर, असल में उस समय अजमेर मेवाड़ का बाग था, मेवाड़ का अधिकार था अजमेर पर। पृथ्वीराज सिंह ने इस दुर्ग के कुछ भागों का जीर्णोद्धार करवा करके और इस अजमेरू दुर्ग का नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। तो यहाँ दो बातें क्लियर हो गई। तारागढ़ जो नाम अजमेर का किले का है, वो तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिंह की पत्नी तारा के नाम पर है और ये पृथ्वीराज सिंह सांगा का भाई है। दूसरा, इसी पृथ्वीराज सिंह को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूं कि उदय सिंह को मारने का प्रयास करने वाला बनवीर, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, पन्ना दाई और उदय सिंह। और बनवीर जिसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की और उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, चंदन को मार डाला, पन्ना ने बचाया उदय सिंह को, वह बनवीर इसी पृथ्वीराज सिंह की दासी का पुत्र था। इसी दासी का पुत्र कौन था? बनवीर, दासी पुत्र।
बनवी। तो यहाँ तीन बातें पृथ्वीराज सिंह से संबंधित, उड़ना राजकुमार, तारागढ़ पत्नी तारा के नाम पर, और इसी पृथ्वीराज सिंह की दासी का पुत्र बनवीर। तो ये कहानी है पृथ्वीराज सिंह की। पृथ्वीराज सिंह और उसके भाई, इन दोनों की मृत्यु के बाद सांगा या संग्राम सिंह शासक बना। महाराणा संग्राम सिंह जो था बहुत ही ताकतवर, प्रतिभाशाली था। इसे हिंदूपत पातशाह के नाम से जाना जाता है। हिंदूपत पातशाह के नाम से जाना जाता है महाराणा संग्राम सिंह को। महाराणा संग्राम सिंह जब सत्ता में आया तो तीन ओर से, महाराणा संग्राम सिंह जब सत्ता में आया तो तीन ओर से उसका राज्य शत्रुओं से घिरा हुआ था। अगर हम सांगा की बात करें, हालांकि उस समय ये राजस्थान का जो मैं रेखा चित्र बना रहा हूं, ये राजस्थान का रेखा चित्र वाली बात नहीं थी उस समय, क्योंकि उस समय राजस्थान का यह आकार नहीं था कभी भी। ये आजादी के बाद का रेखा चित्र है। लेकिन मेवाड़ रियासत को समझने के लिए इस संदर्भ में जाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम बात करें मेवाड़ की, तो ये मेवाड़ रियासत यहाँ थी, ये मेवाड़ रियासत थी। और इस मेवाड़ रियासत का काफी बड़े भूभाग पर नियंत्रण था अजमेर से। इधर दिल्ली सल्तनत, जिस समय मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा बना, उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। तो यहां से लगातार चुनौती दी जा रही थी। दूसरा, इस तरफ गुजरात, और गुजरात का शासक उस समय महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा, उससे लगातार चुनौती मिल रही थी मेवाड़ को। और इस तरफ मालवा, जहां का शासक महाराणा सांगा के शासक बनते समय नासिरुद्दीन खिलजी था। तीनों ओर से मुस्लिम शासकों से घिरा हुआ मेवाड़ का राज्य था। और जब महाराणा सांगा सत्ता में आया तो उसे इन तीनों से ही संघर्ष करना पड़ा। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और लगभग सभी में वो विजयी हुआ था। महाराणा सांगा के युद्धरत रहने के कारण, हालांकि उसकी एक आंख तो बचपन में ही चली गई थी उसके भाई पृथ्वीराज सिंह के प्रहार के कारण, लेकिन उसके बाद लगातार युद्धों में रत रहने के कारण महाराणा सांगा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख पहले चली गई। तो एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, और शरीर पर 80 जख्म थे, शरीर पर 80 घावों के निशान थे। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। अब महाराणा सांगा के मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध रहे और किस तरह से संघर्ष हुआ, ये बातें मैं आपको क्लियर करता हूं। तो महाराणा, सबसे पहले अपन बात करेंगे महाराणा सांगा और मालवा के आपसी संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले महाराणा संग्राम सिंह और मालवा के संबंधों की बात करते हैं। मालवा का शासक था नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन खिलजी जो था, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय शासक बना। महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी प्रथम को अपन पढ़ चुके हैं कुंभा के टाइम में, तो महमूद खिलजी सेकंड शासक बना। उसका वजीर था मेदिनी राय। मेदिनी राय मालवा का वजीर था। इधर महमूद खिलजी के चाचा ने उसको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की गुजरात के सहयोग से। मेदिनी राय ने, जो कि मालवा का वजीर था,
सांगा से सहयोग मांगा। ये तो उत्तराधिकार का मामला था। बाद में जब महमूद खिलजी को ऐसा लगा कि वजीर जो मेदिनी राय है वो अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा है, तो उसने गागरोन पर अटैक कर दिया। उसने गागरोन पर अटैक कर दिया जहां मेदिनी राय था। मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय ने सांगा से सहयोग मांगा और महाराणा संग्राम सिंह मेदिनी राय के सहयोग के लिए गागरोन में पहुंच गए और इस तरह से 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ। और गागरोन के युद्ध में महाराणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को न केवल पराजित किया वरन उसको बंदी भी बना लिया और घायला अवस्था में उसे बंदी बना करके चित्तौड़ ले आया गया। सांगा ने उसका इलाज करवाया और इलाज करवा करके उसे पुनः रिहा कर दिया। गागरोन और चंदेरी की जागीर मेदिनी राय को देकर के अपनी पूर्वी सीमा मजबूत कर ली और चंदेरी और गागरोन का शासक वहां के वजीर मेदिनी राय को बना दिया और इस तरह से मेदिनी राय एक प्रमुख सहयोगी बन गया महाराणा सांगा का। तो यहाँ हमें समझना है महाराणा सांगा और मालवा के बीच में जो प्रमुख युद्ध हुआ वो गागरोन का युद्ध। गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन का युद्ध, यह युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा गया। महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी सेकंड को हराया। न केवल हराया, उसे घायला अवस्था में ही बंदी बनाया और पुनः उसका इलाज करवा करके उसको रिहा भी कर दिया। और क्या किया, मेदिनी राय जो महाराणा सांगा का सहयोगी था उसे मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी की जागीर दे दी। तो यहां महत्वपूर्ण बात, गागरोन का युद्ध कब हुआ, कौन जीता, परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि अब मालवा के तरफ से सांगा को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि मालवा के और उसके राज्य के बीच में मेदिनी राय नाम का उसका एक प्रबल समर्थक था, उसका सहयोगी था जो उसकी सीमाओं की रक्षा कर रहा था। इस तरह से मालवा से अपने राज्य को पूरी तरह से सांगा ने सुरक्षित कर दिया। दूसरा, महाराणा सांगा और गुजरात की बात करते हैं। पहले गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था और महमूद बेगड़ा के बाद में मुजफ्फर शाह शासक बना जो महमूद बेगड़ा के बाद गुजरात का शासक था। जो तनाव महाराणा सांगा और गुजरात के मुजफ्फर शाह के बीच में हुआ उसका कारण था ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर गुजरात के सुल्तान के अधीन एक जागीर थी और वहां के जागीरदार की मृत्यु के बाद में वहां के उत्तराधिकार को लेकर दो पक्षों में तनाव था। एक पक्ष जिसको सुल्तान का समर्थन था और दूसरा पक्ष जो था उसे समर्थन मिला महाराणा सांगा को। और इस उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेकर के सांगा ने अपने राज्य की इस सीमा को भी मजबूत कर लिया, सुरक्षित कर लिया और ईडर के युद्ध में सुल्तान की सेना को पराजित करके और महाराणा ने ईडर का शासक अपने समर्थक और अपने समर्थक और जामाता रायमल को शासक
बना दिया। क्या किया महाराणा ने? ईडर के युद्ध में महाराणा ने गुजरात की सेना को परास्त कर सुल्तान समर्थित बारमल के स्थान पर, सुल्तान बारमल को ईडर का शासक बनाना चाहता था, जागीरदार बनाना चाहता था। बारमल के स्थान पर अपने जामाता रायमल को ईडर का शासक बनाए। मैं क्लियर कर देता हूं यहां, गुजरात का शासक उस समय मुजफ्फर शाह था। मुजफ्फर शाह की सेना को पराजित किया। मुजफ्फर शाह चाहता था बारमल ईडर का शासक बने, लेकिन सांगा के हस्तक्षेप के कारण बारमल के स्थान पर ईडर का शासक बना रायमल, और रायमल महाराणा संग्राम सिंह या सांगा का जामाता था, यानी उनका जवाई था। महाराणा सांगा ने ईडर का शासक रायमल को बना करके इस तरफ भी अपनी सीमा पर एक मजबूत प्रहरी बिठा दिया था, जो गुजरात और मेवाड़ की सीमा पर था। सुल्तान मुजफ्फर शाह की मृत्यु हुई, और मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद में सत्ता में आया सिकंदर शाह। सिकंदर शाह जब शासक बना तो सिकंदर शाह का जो भाई था वो राज्य न मिलने से क्रुद्ध होकर के महाराणा सांगा की शरण में चला आया। उसका नाम बहादुर शाह था। तो सिकंदर शाह और बहादुर शाह मुजफ्फर शाह के पुत्र थे। मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद में सिकंदर शाह शासक बना। राज्य न मिलने से नाराज बहादुर शाह, जो सिकंदर शाह का भाई था, सांगा की शरण में आ गया। महाराणा सांगा ने यहाँ कूटनीति का परिचय दिया, सिकंदर शाह को के खिलाफ बहादुर शाह को सहयोग प्रदान कर दिया, और इस तरह से गुजरात को भी कमजोर कर दिया। तो मालवा और गुजरात दोनों तरफ से महाराणा संग्राम सिंह अब निश्चिंत हो चुका था और अपने राज्य की दोनों सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर चुका था। लेकिन अब जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी था वो थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं मेवाड़ की सीमाओं से टकरा रही थी। दिल्ली सल्तनत उस समय लोधी वंश के अधीन थी, और लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी उस समय शासक था। तो अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और सांगा। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना। इब्राहिम लोधी अति महत्वाकांक्षी, महाराणा सांगा भी महत्वाकांक्षी, और जब महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती है तो परिणाम युद्ध होता है। दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी, क्योंकि अब दोनों सल्तनत की और मेवाड़ राज्य की सीमाएं टकरा रही थी। मेवाड़ का विस्तार राजस्थान की पूर्वी सीमा भरतपुर तक हो चुका था, और उधर उससे आगे दिल्ली सल्तनत की सीमा लगती थी। नतीजा दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। और ये दोनों युद्ध में बता रहा हूं, पहला युद्ध खातौली का और दूसरा युद्ध बाड़ी का हुआ था। खातौली और बाड़ी का युद्ध जो हुआ
वो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी और महाराणा संग्राम सिंह के बीच में कातोली का युद्ध हुआ। कातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इब्राहिम लोधी को हराया। दूसरा युद्ध बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी का युद्ध यह 1518 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में भी परिणाम कातोली के युद्ध वाला ही रहा। महाराणा सांगा ने एक बार फिर इब्राहिम लोधी को हराया। सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया। अब यहां दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, कातोली कोटा जिले में है, वर्तमान में कोटा जिले में है। कातोली वर्तमान में कोटा जिले में है। बहुत सारी पुस्तकें बूंदी बताती है, वो सही नहीं है। वर्तमान में कातोली जो है वो कोटा जिले में है, पहली बात। दूसरी बात, बाड़ी जो स्थान है वो वर्तमान में धौलपुर जिले में। कातोली कोटा में है, बाड़ी धौलपुर में है। कुछ संदर्भ पुस्तकें इन युद्धों के सन में भी अंतर बताती है। हालांकि कातोली का तो 1517 में ही हुआ, लेकिन बाड़ी के युद्ध के मामले में कुछ संदर्भ पुस्तकें इसे 1519 में होना बताती है। लेकिन 1517 और 18 ये सही है। एक जो बात मैं क्लियर कर देता हूं वो ये है कि ये कातोली का युद्ध ही था जिसमें महाराणा सांगा ने अपना एक हाथ खोया था। कातोली के युद्ध में ही महाराणा सांगा की एक भुजा कट गई थी और इसी युद्ध में ही पैर के तीर लगने की वजह से वो एक पैर से लंगड़ा भी हो गया था। यानी एक पैर और एक हाथ दिल्ली सल्तनत से युद्ध करते हुए खोया था महाराणा सांगा ने, लेकिन युद्ध हारा नहीं था, युद्ध महाराणा ने ही जीता था। दोनों युद्ध महाराणा संग्राम सिंह ने जीत लिए और दिल्ली सल्तनत की तरफ से भी वो अब सुरक्षित हो गया और इसीलिए उसे इंदुपत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक बार हिंदू जनता को फिर लगने लगा था कि दिल्ली की गद्दी पर पुनः हिंदुओं का राज स्थापित होगा और सल्तनत के दिन अब लगने वाले हैं। इस प्रकार का भरोसा, आशा जगने लगी थी भारतीय जनता में, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत में सबसे ताकतवर शासक महाराणा संग्राम सिंह था। उस समय में 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण चल रहा था। सल्तनत को 2 बार पराजित कर चुका था। 2 महान मुस्लिम रियासतों गुजरात, मालवा को पराजित कर चुका था महाराणा संग्राम सिंह और इस तरह से संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण उसे ही हिंदुपत के नाम से जाना जाता है। हिंदुपत पादशाह, हिंदुपत पादशाह के नाम से महाराणा सांगा को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि एक बार जनता में भरोसा और आशा ये जगाई थी महाराणा संग्राम सिंह की वीरता ने। लेकिन इसी समय एक अन्य चुनौती सामने आ गई थी और वो चुनौती अफगान से आई थी। फरगना का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आ चुका था। सल्तनत के ही कुछ अमीर जो कि इब्राहिम लोधी से संतुष्ट नहीं थे, जिनमें पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी प्रमुख था, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ फरगना के शासक, अफगानिस्तान में फरगना नामक स्थान, फरगना के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत आमंत्रित कर लिया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर अटैक किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई 1526 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। लेकिन
अभी भी उत्तर भारत में एक ताकत, बहुत बड़ी ताकत महाराणा संग्राम सिंह के रूप में मौजूद थी। बाबर को पता था कि जब तक महाराणा सांगा को पराजित न किया जाए तब तक भारत पर सत्ता कायम करना, मुगल आधिपत्य स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए बाबर ने महाराणा संग्राम सिंह पर आक्रमण कर दिया। अब यहां महाराणा संग्राम सिंह पर आक्रमण के कारण क्या थे तो स्पष्ट है, महत्वाकांक्षा। बाबर भारत पर अपना राज्य करना चाहता था, अधिकार जमाना चाहता था। जाहिर है उसे सांगा को हराए बिना यह संभव नहीं था। इधर महाराणा संग्राम सिंह संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, बाबर को पराजित किए बिना यह संभव नहीं था। हालांकि बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से हुआ, उसी बाबरनामा में आरोप लगाया है बाबर ने महाराणा सांगा पर कि महाराणा सांगा ने दिल्ली और आगरा फतेह के समय मेरी मदद करने का वादा किया था। मैंने दिल्ली जीता, आगरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा सांगा अब तक मेरी मदद को नहीं आया। इसलिए उसे उसके इस विश्वासघात का बदला चुकाने के लिए मैं उस पर आक्रमण कर रहा हूं। यह बात बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखी है और सांगा पर आरोप लगाया है कि सांगा ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध बाबर की सहायता करने का वचन दिया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। लेकिन यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। यह बात सत्य इसलिए प्रतीत नहीं होती कि जो शासक अपने दम पर दिल्ली सल्तनत को 2 बार पराजित कर चुका खातौली और बाड़ी में, उसे किसी अन्य शासक की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। जाहिर है ये केवल एक आरोप मात्र है, उसमें सत्यता नहीं है। तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में एक बार फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और महाराणा सांगा और बाबर के बीच में 2 युद्ध होते हैं। महाराणा सांगा और बाबर। पहला बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। यहां बाबर की सेना ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। बयाना जो कि मेवाड़ का अंग था उस समय, उस पर बाबर की सेना ने अधिकार कर लिया। तो महाराणा संग्राम सिंह ने उस सेना को पराजित करके बयाना दुर्ग को पुनः मुक्त करवा लिया। इस तरह से बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और यह महाराणा संग्राम सिंह की अंतिम महान विजय थी। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित करना, यह महाराणा सांगा की अंतिम विजय थी। सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। इस सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा कर रहा था। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर दिया और इस तरह से बयाना का युद्ध महाराणा संग्राम सिंह ने जीता। यह 16 फरवरी 1527 को हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास को मोड़ देने वाला प्रमुख युद्ध था। इतना महत्वपूर्ण पानीपत का युद्ध नहीं है जितना महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध है। यही वो युद्ध है जिसने भारत में मुगल राज्य को स्थापित किया था। इसी युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की हार का परिणाम था कि भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। खानवा का मैदान वर्तमान में भरतपुर जिले में रूपवास कस्बे के पास है। अब
उस जगह पर उपवास कस्बा है, उसके पास में खानवा का मैदान है। ये गंभीर नदी के तट पर है। गंभीर नदी के तट पर भरतपुर जिले में खानवा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा सांगा को बाबर से पराजित होना पड़ा। बाबर ने महाराणा सांगा को हराया। महाराणा संग्राम सिंह को बाबर ने इस युद्ध में पराजित कर दिया। महाराणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण जो था वो ये था कि यह परंपरागत युद्ध पद्धति से लड़ रहे थे, जबकि बाबर के पास में आधुनिक तकनीक थी, उसके पास तोपखाना था, जबकि सांगा की सेना के पास तोपखाना नहीं था। दूसरी बात, सांगा की सेना की अग्रिम पंक्ति में हाथी हुआ करते थे। अग्रिम पंक्ति में हाथी हुआ करते थे। हाथी जब युद्ध के मैदान में चले, उधर से बाबर की तरफ से तोपें चली, नतीजा हाथी बिदक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी न देखा था न सुना था। भारत के इतिहास में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था पानीपत के मैदान में, और उसके बाद खानवा की लड़ाई हुई। तोपें चलने से हाथी बिदक गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचल डाला। इसके अलावा बाबर की एक महत्वपूर्ण युद्ध पद्धति तुलुगुमा युद्ध पद्धति, और उस पद्धति का परिणाम था कि महाराणा सांगा को युद्ध में पराजित होना पड़ा। हालांकि महाराणा सांगा की सेना बाबर की सेना से ज्यादा थी, लेकिन तकनीक के अभाव में सांगा को पराजित होना पड़ा। स्वयं बाबर महाराणा सांगा के बारे में लिखता है कि उसके पास में 7 राजा, 9 महाराव और 104 छोटे सरदार हमेशा रहा करते थे, यानी उसके ध्वज तले संपूर्ण राजपूताना लड़ता था। ये इस बात का द्योतक है कि सांगा की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन युद्ध केवल ताकत से नहीं, नीति से भी जीता जाता है, और यहाँ बाबर जीत गया था। महाराणा सांगा की हार हो गई, महाराणा सांगा घायल हो गया। उस समय जब महाराणा सांगा घायल हुआ तो झाला अज्जा ने मेवाड़ का राज चिन्ह सिर पर धारण किया और सांगा को वहां से सुरक्षित निकाल दिया, और सांगा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल करके और घायलावस्था में बसवा ले जाया गया। घायलावस्था में ही महाराणा सांगा को बसवा ले जाया गया। यह स्थान दोसा में है। महाराणा सांगा बसवा में आ गया, दोसा में महाराणा सांगा को रखा गया। जब महाराणा सांगा को होश आया और पता चला कि मैं युद्ध हार गया हूं, तो महाराणा सांगा ने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बाबर को, मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाल देता, तब तक मैं तो पगड़ी बांधूंगा और न ही चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश करूंगा। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, यह प्रतिज्ञा जब तक मुगलों को भारत से बाहर नहीं कर देता, चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करूंगा, पगड़ी नहीं बांधूंगा। यह महाराणा सांगा की है। आप अंदाजा लगा करके प्रताप की मत बता देना, प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा महाराणा सांगा ने की थी कि मैं जब तक मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर न कर दूं, तब तक चित्तौड़ के किले में प्रवेश नहीं करूंगा, न पगड़ी बांधूंगा। और घायलावस्था में ही वो इरिच के मैदान में आ डटा और अपने सेनानियों को आदेश दिया कि एक बार पुनः पाति पर्यावरण करो, यानी कि सभी सरदारों को एकत्र करो और हम एक बार फिर बाबर से लोहा लेने के लिए मैदान में जा रहे हैं। सांगा के ही सामंतों ने सोचा कि अभी जब हमारी पूरी ताकत थी, उस समय भी हम बाबर से पार नहीं पा पाए थे, तो ऐसी स्थिति में बाबर से जीतना संभव नहीं है। लेकिन अगर सांगा रहता है तो यह जब तक जिंदा है युद्ध करेगा, और बच्चे कुचे जो सरदार है उनको भी वीरगति को प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए सांगा के ही कुछ सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया और कालपी नामक स्थान पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। कालपी नामक स्थान पर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1528 के दिन।
30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की कालपी नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। घायल अवस्था में उन्हें बसवा ले जाया गया और बसवा से फिर वो इलिच के मैदान में आ डटे। उन्हीं के सामंतों ने सांगा को जहर दे दिया। कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। उसके बाद में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ ये भीलवाड़ा जिले में है। मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ये सब मेवाड़ का ही हिस्सा था। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा की समाधि है और एक छतरी महाराणा की बसवा में भी है। तो बसवा में भी महाराणा सांगा की छतरी है और मांडलगढ़ में भी महाराणा सांगा की समाधि है। तो ये 3 स्थानों का ध्यान रहे। बसवा में घायलावस्था में मैदान से निकाल करके ले जाया गया था। कालपी में मृत्यु हुई और मांडलगढ़ में उनकी समाधि है। ये कालपी मध्य प्रदेश में है, बसवा दौसा में है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इस तरह से महाराणा संग्राम सिंह का जो इतिहास है वो बहुत प्रशंसनीय। उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध किए और सभी में विजय प्राप्त की और मेवाड़ की जो पताका थी संपूर्ण राजपूताना में फहरा दी थी। दिल्ली सल्तनत से लोहा लिया, गुजरात से लिया, मालवा से लिया, सबको जीता। लेकिन आखिर में एक आक्रांता की वजह से महाराणा संग्राम सिंह को पराजित होना पड़ा और इस तरह से इस महान शासक की मृत्यु हुई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा सांगा के बाद का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको अगले वीडियो में ही बता पाऊंगा कि महाराणा सांगा के ध्वज तले किन किन शासकों ने खानवा के मैदान में भाग लिया था, वो युद्ध लड़ा था, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।